हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज हम लोग इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स को, और इससे संबंधित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे और साथ में अलग अलग टाइप के फ्लक्स के जो कैलकुलेशन करने हैं वो कैसे करने हैं, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना सेशन। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या हिंदी में इसको कहें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इसका हिंदी में नाम है और ये इंग्लिश में नाम है। ये 12वीं के भौतिक विज्ञान का अध्याय है और आज हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इस अध्याय का हम लोग का आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स या हिंदी में कहें चुंबकीय फ्लक्स। यह है बिंदु। अब किसको कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुंबक की। अब जो बेसिक या कह सकते हैं नॉर्मल, अगर कोई सा भी हम लोग चुंबक लें तो उस चुंबक में पोल होते हैं, एन पोल, एस पोल कह सकते हैं। इस प्रकार का मतलब मैग्नेट होता है, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में, उसके बाद अर्थ मैग्नेट में। उन सब में मतलब देखा गया कि जो मैग्नेट होते हैं उसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग ले लेते हैं एक मैग्नेट जो कि बार मैग्नेट है, कैसा भी करके है, तो फील्ड लाइन पता है कैसे निकलता है। नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल पे इस तरह से आके मिलता है और अंदर अंदर फिर ये साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ चलता है, मतलब पूरा पूरा एक लूप बनाता है। ऐसे ही बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी जो कि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ आ रही होंगी और अंदर से फिर से नॉर्थ पोल के आके मिल जा रही होंगी। इस प्रकार की बहुत सारी फील्ड लाइंस बनाया जा सकता है। अब सोचिए कि ये जो फील्ड लाइन निकल रहा है इस मैग्नेट का, अगर हम लोग इस फील्ड लाइन के बीच में कोई एक सरफेस रखें, कोई एक पृष्ठ रखें, तो क्या होगा, ये फील्ड लाइन उस सरफेस को पार करके चली जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसके सामने कोई एक मैग्नेट हो, तो मैग्नेट से निकलने वाला जो फील्ड लाइन होगा वो फील्ड लाइन क्या होगा, निकल के जाएगा फिर साउथ पोल की तरफ आएगा। या अगर मान लो इधर साउथ पोल है तो नॉर्थ से निकल के साउथ में आएगा। तो ऐसा होने में कुछ मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होंगी वो उस पार चली जाएंगी। तो जो फील्ड लाइन किसी सरफेस के पार निकल जाती हैं उन्हीं फील्ड लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सीधी सीधी बात क्या है कि अगर मान लो कोई एक हम लोग ले लें सरफेस, कोई पृष्ठ ले लें, अब इस पृष्ठ से जितनी फील्ड लाइन बाहर निकल जाएंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल जाएंगी केवल सरफेस के भीतर से, बाहर वालों को नहीं लेना है। सरफेस के भीतर से यानी क्षेत्रफल में से जितनी भी ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बाहर जा रही हैं, इन्हीं क्षेत्र रेखाओं को कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। जो क्षेत्र रेखा इस सरफेस को छोड़ करके बाहर चला जाएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके लिए नहीं हो सकता। अब अगली बारी आती है कि मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस में गया, जैसे सपोज करो कि ये बोर्ड है, इसके अंदर मान लो फील्ड लाइन इंटर करती है, तो बहुत सारे कंडीशन हो सकता है कि फील्ड लाइन सीधे सीधे मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर गया हो सकता है किसी एंगल में प्रवेश कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है बिल्कुल उस पर स्पर्श करता हुआ चला जाए। बहुत सारा मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कंडीशन लागू होता है। जैसे एक अपने पास सरफेस है, तो इस सरफेस में फील्ड लाइन बनाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे इसके लंबवत अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है, उसके बाद इसको स्पर्श करते हुए फील्ड लाइन बनाई जा सकती हैं, किसी एंगल पर प्रवेश करती हुई या निकलती हुई लाइन बनाई जा सकती हैं।
तो हम लोग फ्लक्स किसको कहेंगे? जो सीधे सीधे लंबवत आर पार हो जाएगा किसी क्षेत्रफल के, या जो किसी एंगल पे जाएगा, या जो स्पर्श करके जाएगा, तो उसमें से कौन सा फील्ड लाइन फ्लक्स का निर्माण करेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले उसके लिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या सीधे सीधे कह दें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, किसी भी पृष्ठ को पास करके निकलने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं या जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, उन्हीं रेखाओं को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी सरफेस के आर पार हो रही हैं वो बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सबसे मेन कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी पृष्ठ से 90 डिग्री पर प्रवेश करने वाली जो लाइनें होंगी उनसे फ्लक्स का निर्माण होगा, ना कि उन लाइनों से फ्लक्स का निर्माण होगा जो इसको स्पर्श करके चली जाएं, जो किसी एंगल पर चली जाएं। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि अगर किसी एंगल पर चली जाए तो क्या वास्तव में फ्लक्स का निर्माण नहीं होता है, या होता है तो उनकी वैल्यू क्या होती है। तो धीरे धीरे ये बात आपको समझ में आ रही है कि चुंबकीय फ्लक्स कहने का मतलब है कि ऐसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो किसी सरफेस पर 90 डिग्री पर प्रवेश करती हैं, उसे कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बारी आती है मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग किस संकेत से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो है फाई। समझने के लिए फाई भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक विद्युत फ्लक्स भी होता है, उसको भी फाई से लिखते हैं। तो डिफरेंस समझ में आए, आपको विद्युत फ्लक्स लिखना है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा, तो उसको फाई लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है, या कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रिलेशन है वो बी वेक्टर और ए वेक्टर का अदिश गुणनफल होता है। अब बारी आती है कि जब हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो आता है कास, यानी ये हो जाएगा बी ए कास थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा क्या है? थीटा बी और ए के बीच का कोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण। अब बारी आती है कि ये क्षेत्रफल किस डायरेक्शन में होगा। चलो बी का डायरेक्शन तो मान लो समझ जाएंगे कि किधर है, लेकिन क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर होगा। तो किसी भी सरफेस का अगर आपको एरिया का डायरेक्शन चाहिए तो उस क्षेत्रफल का या उस पृष्ठ पर 90 डिग्री पर जो लाइन जाती है, जैसे मान लो ये है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी मतलब इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड या तो हो सकता है या तो इनवर्ड, लेकिन जो सामने का पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल 90 डिग्री पर बाहर होगा, इसके पीछे वाले का 90 डिग्री अंदर होगा। तो हमें जो भी सरफेस, जैसे मान लो ये हमारी हथेली है, हम कहें कि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस हथेली से 90 डिग्री पर बाहर की तरफ होगा। अब उसके बाद बारी आती है, देखो आगे की बात कि हम लोग यहाँ पे जो थीटा वगैरह लगाए हैं उनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखो हम लोग इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये थीटा क्या है। सपोज कर लो कि अपने पास एक सरफेस है, इस सरफेस से पास होने वाला गुजरने वाला हमें मैग्नेटिक फ्लक्स काउंट करना है कि कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको चाहिए बी का डायरेक्शन, कि बी किस तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है। उसके बाद फिर क्या चाहिए, ए का डायरेक्शन, वो ए किधर है। अगर बी का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन दोनों एक दिशा में है, या कह सकते हैं कि बी लंबवत है पृष्ठ के
तो ऐसे पोजीशन में क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, यानी जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे सपोज कर लो ये पूरा का पूरा सरफेस है, तो इस सरफेस पे अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डायरेक्शन बी का हो जाएगा वही डायरेक्शन ए का हो जाएगा, क्योंकि एरिया सरफेस से हरदम 90 डिग्री पर होता है। तो अगर मान लो बी लंबवत है इस पृष्ठ पर, तो इसका मतलब बी और ए के बीच का कोण 0 हो जाएगा। ऐसे पोजीशन में फाई की वैल्यू हो जाएगी बी ए कास 0 डिग्री और कास 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी बी ए। यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब बारी आती है कि अगर मान लो फील्ड लाइन सरफेस को स्पर्श करता हुआ जा रहा हो, तब क्या होगा। जैसे सपोज करो कि मान लो ये पूरा व्हाइट बोर्ड एक समतल क्षेत्रफल है या किसी भी प्रकार का है। अब इसमें फील्ड लाइन इस प्रकार से जा रही है कि फील्ड लाइन इसको स्पर्श कर रही है, ऐसे करके, मतलब किसी एंगल पर भी नहीं जा रही है, मतलब ऐसा कि कोई अन्य एंगल में, यानी क्रॉस हमको दिखे कि क्रॉस इसको पार कर रहा है या 90 डिग्री पर पार कर रहा, ऐसा नहीं फील हो रहा, बिल्कुल ये इसके मतलब कह सकते हैं इसको स्पर्श करके जा रहा है। ऐसे पोजीशन में थीटा कितना हो जाएगा, तो ऐसे पोजीशन में थीटा निकालने के लिए आप देखो बी इस डायरेक्शन में या किसी भी तरफ से आए छूते हुए, लेकिन एरिया तो इसका 90 डिग्री पर ऐसे है, तो अगर बी इस तरफ से आएगा तब भी 90 डिग्री, इधर का फील्ड लाइन होगा तब भी 90 डिग्री, किसी भी रूट से आएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। और ऐसे पोजीशन में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी ए कास 90, और कास 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी समतल पृष्ठ को स्पर्श करती हुई जा रही हैं तो ऐसे स्थिति में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा। या ऐसा भी कह सकते हो, अगर एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा। अगला कंडीशन आता है, सपोज करो कि ना तो वो लंबवत प्रवेश किया ना ही स्पर्श करके हुए प्रवेश किया, तो ऐसे पोजीशन में कितना फ्लक्स होगा। जैसे सपोज कर लो कि ये हो गया बी वेक्टर का डायरेक्शन और ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ऐसे मतलब किसी सरफेस का क्षेत्रफल ऐसे है, ये देखना, ये मान लो एक पृष्ठ है तो इसके क्षेत्रफल की ये वाली दिशा है ऐसे करके, और एक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है, मतलब ये फील्ड लाइन इस पे 90 डिग्री पर प्रवेश नहीं कर रहा, किसी अन्य एंगल पर प्रवेश कर रहा है। मान लो कि वो एंगल है थीटा, ये कोई एक एंगल है। अब पूछा जा रहा है फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स आप कैसे निकालोगे। तो फ्लक्स का अभी आपने डेफिनेशन देखना कि वही वाली फील्ड लाइन लेनी है जो फील्ड लाइन एरिया वेक्टर का, यहाँ पे जो दिख रहा एरिया वेक्टर की जो दिशा में होंगी वही वाली हमें फील्ड लाइन लेनी है, या कह सकते हैं वो फील्ड लाइन लेनी है। जैसे ये है क्षेत्रफल, देखना ये मान लो क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल पर का इसका 90 डिग्री पर एरिया आएगा, मतलब इसके लंबवत एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, लेकिन फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना, वो वाली फील्ड लाइन लेनी है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाए, या कह सकते हैं कि वो फील्ड लाइन लेनी है जो पृष्ठ से लंबवत हो, दोनों एक ही बात, क्योंकि पृष्ठ से ये लंबवत है, या कह सकते हैं इसको इसकी दिशा में रख दो तब भी एक ही बात होगी। तो अब हमें इस B का एक कंपोनेंट बनाना है जो कि इस डायरेक्शन में आए, तो इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को कहेंगे B कास थीटा, इधर वाले डायरेक्शन को, और एक और डायरेक्शन इसमें होगा, ये हो जाएगा B साइन थीटा। तो अब फ्लक्स किसकी वजह से बनेगा, उसकी वजह से बनेगा जो एरिया के डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला पूरा कंपोनेंट हो गया B कास थीटा इंटू ए, और इसी से बनता है B ए कास थीटा। ये साइन वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि ये साइन वाली जो फील्ड लाइन है वो देखो क्षेत्रफल को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो जो क्षेत्रफल की स्पर्शी फील्ड लाइन्स होती हैं उनसे कोई फ्लक्स का निर्माण नहीं होता है। जो फील्ड लाइन किसी सरफेस को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं केवल उन्हीं के कारण से फील्ड लाइन बनता है। 90 मान लो नहीं है, 89 है, 88 है, तो उन लोगों से फ्लक्स का निर्माण कभी भी नहीं होता है। आपको उनका कंपोनेंट लेना होगा और उन्हीं कंपोनेंट की आवश्यकता होगी जो कंपोनेंट सरफेस से लंबवत प्रवेश कर रहे होंगे। तो शायद आपको ये चुंबकीय फ्लक्स कुछ समझ में आ रहा होगा और उम्मीद है कि पूरा भी समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा तो आप ज़रूर बताएंगे। अब हम आपको न्यूमेरिकल्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स काउंट करना है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है और क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। क्वेश्चन है 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है रखा है। लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब लूप का तल क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है और क्षेत्र के समांतर। ये 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है और इन तीनों को लेकर के हमें फ्लक्स काउंट करना है। और फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये जाने रहना। और जो फ्लक्स है ये हमारी अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं होती है। इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, निकालने की कोशिश करना, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सवाल लगा रहे हैं। पहला है क्षेत्र के लंबवत, इसका क्या मतलब? सवाल में क्या कहा? लूप का तल क्षेत्र के लंबवत। क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र। जैसे सपोज करो कि ये है चुंबकीय क्षेत्र। अब जो लूप का तल है मतलब जो लूप बनाया गया वो लूप इस प्रकार से बनाया गया कि वो लूप इससे 90 डिग्री पर है। जैसे मान लो हमने एक लूप बनाया किसी वायर का और वो लूप जो है इससे 90 डिग्री पर है, मतलब जो उसका प्लेन है। तल कहने का मतलब होता है उसका एरिया। तो जो लूप का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कह सकते हैं कि इसका एरिया भी सेम डायरेक्शन में ही है। कैसे हुआ देखो, एक हमने लूप बनाया, इस लूप का तल ये हुआ पूरी, इसका मतलब जो एरिया बन जाएगा इस एरिया का डायरेक्शन ऊपर बाहर जो कि 90 डिग्री पर सामने होगा। और ये भी कहा कि जो क्षेत्र के भी लंबवत है, तो क्षेत्र के लंबवत है इसका मतलब क्या हो गया कि इसका बी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन सेम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पहले वाले कंडीशन के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो हम निकालेंगे फाई इक्वल हो जाएगा b इंटू ए कास 0। कास 0 की वैल्यू 1, b की वैल्यू दी हुई है 0.3 इंटू ए। एरिया निकालना है। एरिया मतलब देखो यहाँ आयत जैसा लूप है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 का गुणा 30 में करेंगे तो आएगा 600। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में बनाएंगे तो 10⁻⁻⁴ से गुणा कर देंगे। ये 1.10 से हट जाएगा तो आ जाएगा 180 × 10 × 4। दशमलव यहाँ पे लगा मतलब अगर चाहे तो लग जाएगा और चाहे पे 10⁻⁴ है नेगेटिव में उसको पूरा हटा सकते हैं। तो अगर पूरा हटा देंगे तो हो जाएगा 0.0180 वेबर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत आसान है सवाल। अब देखो अगला इसका पार्ट है, कहा है क्षेत्र से 30 अंश पर झुका हुआ है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये बी का डायरेक्शन है, तो जो लूप का प्लेन है ये प्लेन कह रहा है कि इससे 30 अंश पर झुका हुआ है। तो अब इसका जो एरिया हो जाएगा, ये देखो ये प्लेन है इसका, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस डायरेक्शन में आएगा। और हमें एंगल किसके बीच का लेना रहता है? बी और एरिया वेक्टर के दिशा में। तो ये 30 अंश ना लेकर के हमें कौन सा एंगल लेना होगा? 60 अंश होगा। फिर से सवाल को समझो। तो वो कहा क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका, यानी जो लूप बना है ये लूप ये चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है। किसी भी एक डायरेक्शन में आप मान सकते हो। मान लो इधर वाला 30 अंश तो उधर 60 निकल जाएगा, इधर से 30 अंश तो 60 इधर। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा बी ए कास 60 डिग्री। b की वैल्यू 0.3, a की वैल्यू 600 × 10⁻⁴,
और cos 60 की वैल्यू 1/2। गुणा करेंगे इसका तो आएगा 180 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1/2, तो आएगा 90 इंटू 10⁻⁻4। उसके बाद चाहें तो दशमलव इधर उधर लगा के सेट कर देते हैं, कर सकते हो, और चाहो तो छोड़ दो, यूनिट में वेबर लिख देना, बस और कुछ नहीं है। इस सवाल में दिया हुआ था कि एंगल में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो गलत कर दोगे, बस, बाकी सवाल में कुछ नहीं। तीसरे वाले पार्ट में देखो क्या दिया है। तीसरे वाले में कहा है कि लूप का जो तल है वो क्षेत्र के समांतर, मतलब अगर लूप इस डायरेक्शन में है तो जो एरिया है लूप का जो तल है वो तल इसके समांतर हो जाएगा। तो अगर समांतर हो जाएगा तो एरिया का ये डायरेक्शन और बी का ये डायरेक्शन, तो बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इस वाले पोजीशन में थीटा 90 डिग्री लिया जाएगा, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी बी ए cos 90 की वैल्यू 0, टोटल 0 वेबर आएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब क्षेत्र के समांतर है तो 0 वेबर का फ्लक्स, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर लूप को झुका देंगे तो इतना आएगा फ्लक्स, दशमलव आगे पीछे कर सकते हो, क्षेत्र के लंबवत लेंगे तो ये वाला फ्लक्स आएगा। और यही है इस क्वेश्चन का सलूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.40 मीटर और 0.50 मीटर की है, 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कंडीशन है लूप का तल क्षैतिज है, लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। तो अपना पहला काम है पहले सवाल को अच्छे से समझना। सवाल में दिया हुआ आयताकार लूप का साइज मतलब लंबाई चौड़ाई, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं कितना आएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 0.40 इंटू 0.50, गुणा करेंगे 5 का 4 में तो 20 आएगा, यानी 2.00, यानी कह सकते हैं आएगा 2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। अब आगे देखो क्या कहा है कि एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो चलो सपोज करो कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसमें कहा है कि एक लूप रखा है जो कि क्षैतिज है। लूप का तल मतलब पूरा लूप ही क्षैतिज में है, यानी मान लो कोई एक ऐसा लूप रखा हुआ है। तो चलो मान लेते हैं कि लूप जो हमारा आयताकार था वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ था इसमें। अब इसके बाद इसमें हमको फ्लक्स निकालना है, तो अब उसके लिए एरिया को दिखाना होगा। तो अगर हमारा ये लूप ऐसे तो उसका एरिया नीचे होगा, यानी कह सकते हैं एरिया का ये डायरेक्शन। तो जब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितने डिग्री पर हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी पहले वाले कंडीशन में जब लूप का तल क्षैतिज है तो थीटा 0 डिग्री होगा। यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी ए cos 0, बी की वैल्यू दिया है 0.8 और एरिया निकल गया 2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.6 वेबर। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, जो दूसरा सवाल लगाना है। दूसरे वाले सवाल में कहा लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। तो जैसे सपोज कर लो कि ये बी का डायरेक्शन, बी को ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सवाल में कहा ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऊपर से नीचे या तो आ रहा होगा या तो नीचे से ऊपर। अब उसके बाद इसमें कहा लूप का तल भी ऊर्ध्वाधर है, यानी लूप या तो ऐसे है या फिर ऐसे कह सकते हैं। तो दोनों पोजीशन में जो लूप बनेगा मान लो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी इसके अंदर लूप कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, ये वाला डायरेक्शन। यानी चाहे लूप ऐसा हो यानी लंबाई ऐसी हो चौड़ाई ऐसे हो, चाहे लूप ऐसे हो यानी लंबाई इस तरह से हो चौड़ाई इस तरह से, यानी जो लूप है वो भी ऊर्ध्वाधर ही है पूरा का पूरा, मतलब उसका जो तल है वो तल भी खड़ा है एकदम से। इसमें क्या था, इसमें तल क्षैतिज का था, मतलब वो ऐसे का था, इसमें तल को ऊर्ध्वाधर कह दिया। तो अब ऐसे पोजीशन में इसका एरिया इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अगर तल इधर है तो एरिया इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस पोजीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ जो फाई की वैल्यू या फाई बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 वेबर। यानी जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर होगा तो फ्लक्स 0 होगा, जब लूप का तल क्षैतिज होगा तो फ्लक्स 1.6 वेबर होगा। और यही इस प्रश्न का सलूशन है, आप इसको लगा लीजिए।
तो इस प्रकार से अगर आपको लगाना है कि फ्लक्स के सवाल कैसे लगेंगे, तो आपको नॉर्मल फार्मूला क्या याद रखना है, फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा बी और ए के बीच का डायरेक्शन है, यानी तल का क्षेत्रफल का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। हमें तल की दिशा नहीं लेनी, तल के क्षेत्रफल की दिशा लेनी है। ये बात दिमाग में आपको सेट करना है कि हमें जो एरिया लेना है वो एरिया तल के लंबवत ही होता है, वही वाला चाहिए। और किसी भी सरफेस का जो क्षेत्रफल का दिशा होता है, सरफेस यानी तल का, उस तल के क्षेत्रफल की दिशा तल से लंबवत होती है, बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है। लेकिन जब तल की बात करेंगे तो तल अलग होगा। जैसे मान लो तल की बात करें तो इस सरफेस को तल कहेंगे। अब इस सरफेस के क्षेत्रफल की दिशा क्या है, वो ये है। ये तल की दिशा ये सामने नहीं है, तल की दिशा जैसे है वो यही वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में माना जाएगा। लेकिन तल के क्षेत्रफल की दिशा उससे परपेंडिकुलर बाहर होती है। जैसे इस सवाल में कहा था लूप का तल क्षैतिज है, यानी लूप का तल आपका ऐसा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल तो इस प्रकार से है, ऐसे। यहाँ पे कहा लूप का तल ऊर्ध्वाधर, यानी पूरा प्लेन ही खड़ा है। अब उसका क्षेत्रफल या तो इधर हो जाएगा या तो इधर, इधर भी हुआ तो भी 90, इधर हुआ तो भी 90। तो बस ये 2 सवाल थे जो कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के सॉल्व कर दिए। ऐसे बहुत आपको सवाल मिल सकते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।